जब कुर्सी बदलती है तो क्या बदलता है? व्यक्ति वही रहता है, सिर्फ दायित्व बदलता है। आज आवश्यकता है कि ज्योतिष को शिक्षा जगत में वही स्थान मिले वह अधिकार। इदम लोमम इदम रास्ता स्वाहा। किसी के नाम पे जमीन होना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। जहाँ कोई पिंड है, कोई एग्जिस्टेंस है, वहाँ पे पूरा ब्रह्मांड वास करता है। क्या ये रतन जो बोला गया वो है, जो मैं ले रहा हूँ वो है? ज्योतिष को हम हमेशा टेक्नोलॉजी के जरिए आगे पेरेंट्स को गाइड कर सके और बच्चों को गाइड कर सके कि आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए। इस पीरियड में आप अपने एयर टिकट्स कैंसिल करा, और उसमें ये भी कहा जाता है कि हमने पहले कहा था उसको नहीं कराया, फला दिन एक्सीडेंट। क्या समय होता है कि जब एक रोग किसी को हो जाता है। आपके भ्रष्ट या रास्ते को भरा देते हैं। वास्तु ज्योतिष को लेकर लोगों की दिलचस्पी बहुत बढ़ी। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसी विधा नहीं है जो आपको बता सके कि पिछले जन्मों के आपके कर्म क्या है। एकमात्र ऐप है पूरे वर्ल्ड में जो जुड़वा बच्चों का भेद बता सकती है कि ये क्या करेगा और ये क्या करेगा। ज्योतिष किसी के जन्म या मृत्यु को नहीं बता सकता। ज्योतिष एकमात्र ऐसी विद्या है जो सीखी नहीं जा सकती और ये ईश्वर की कृपा के बगैर नहीं आ सकता। नेगेटिविटी आप पे आई है तो मंत्र जाप भी आप ही को करना चाहिए। ये भी इंसान की अपनी जन्म कुंडली में लिखी होती है कि उसको सफलता कब मिलेगी। स्वागत करता हूं, और बड़ी देर से आप लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सेशन की शुरुआत हुई है तो फिर से निभाएं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अब देखिए, ये एस्ट्रो मेला है तो मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं जो आपकी कुंडली माइक में बोलिएगा। मैं भी इसका जानकार नहीं हूँ और इससे संबंधित कुछ मत पूछिएगा। ठीक है, आपका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश जानता है आपका परिचय। तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि बाध्यता बहुत है और मेहमान बहुत हैं, तो सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और क्योंकि डिजिटल इंडिया का जमाना है सर, तो मैंने क्या किया कि सवाल मोबाइल में लिख लिए, आजकल ये ट्रेंड भी है। तो चलिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए तो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हर जी, आप बहुत लंबे समय से राजनीति में, बड़े ग्रास रूट लेवल से आप मंत्री पद तक आए हैं। आपने मेयर की कुर्सी भी देखी है और अब जो है आप मंत्री भी हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जब कुर्सी बदलती है तो क्या बदलता है? सिस्टम बदलता है या फिर सिर्फ विजिटिंग कार्ड बदलता है? मैं समझता हूं कि व्यक्ति वही रहता है, सिर्फ दायित्व बदलता है। वो कुर्सी कभी संगठन की होती है, कभी सामान्य कार्यकर्ता की होती है, कभी नागरिक की होती है और कभी सांसद, कभी मंत्री की होती है। तो व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के समाज में अगर आप बात करें तो जो देश के अंदर पिछले लगभग 12 सालों से सरकार है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो आप देखेंगे कि जब मोदी जी संगठन का काम करते थे तब भी उन्होंने लाल चौक पर झंडा फहराने की जो टीम थी उसमें हनुमान का काम किया था। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो 5 अगस्त 2019 में उन्होंने उसी कश्मीर को जो उनके मन में तब थी, उसी को दोबारा अखंड भारत का हिस्सा जम्मू कश्मीर को बनाया। तो व्यक्ति की सोच जो है वो जहां भी होता है वो उसी पर आधारित काम करता है। आपने मोदी जी को हनुमान कहा, मेरी चुटकी लेने की आदत है। अगर मोदी जी हनुमान है तो चिराग पासवान कौन है? चिराग पासवान हमारे बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं, हमारे एनडीए के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हर्ष जी, आप के पास जो एमओएस है सब जानते हैं उसके बारे में। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सीधे मुद्दे पर अगर आकर सवाल किया जाए कि मैं देख रहा हूं कि देश के हाईवेज तो चमचमा रहे हैं, लेकिन मोहल्लों की सड़कें जो हैं वो दम तोड़ रही हैं। तो ये मतलब क्या, मतलब सिर्फ विकास जो है वो कैमरे पर हो रहा है? क्योंकि अगर हाईवेज को छोड़कर नीचे सड़कों पर आ जाए तो फिर विकास की पोल खुल जाती है। ऐसा नहीं है भाई साहब। आप विकास को कहां पर देख रहे हैं इस पे भी निर्भर करता है। अगर आप पंजाब में देख रहे होंगे तो सब चरमरा रहा होगा। अगर आप दिल्ली में 2025 से पहले 10 साल का देख रहे होंगे तो वाकई वो यही स्थिति थी।
लेकिन आज अगर मैं दिल्ली की ही बात करता हूं, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि रेखा जी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद आज विकास अब सड़कों पर देखना शुरू होगा आपको, और वो शुरू हुआ है। इतनी जर्जर व्यवस्था 2025 से पहले 10 साल की मिली, और उसको समेटने में, उसमें सिर्फ एक उदाहरण से सब समझ में आएगा। आप देखेंगे 2025 से पहले के मानसून में हर अखबार पर एक बड़ी पिक्चर होती थी, मानसून में मिंटो ब्रिज पर बस पूरी की पूरी डूबी है। इस बार के मानसून में 2025 के बाद वो पिक्चर आपको किसी अखबार में दिखाई नहीं दी, और दिल्ली के अंदर इस बार के मानसून में जल भराव पिछली बार के मुकाबले कम से कम 80% कम था। और उसका एक बड़ा कारण, रेखा जी की सरकार आते ही सभी मंत्री, विधायक, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार इस बात पर लगी थी कि दिल्ली के अंदर जो 18 नाले यमुना जी में गिरते हैं उन सबको डिसेल्ट होना चाहिए। यही पास में बारापुला है, फरवरी 25 से पहले किसी ने उसकी 12 पुलिया नहीं देखी थी, अंग्रेजों के टाइम का है वो। और अभी जाकर के देखिए, आपको 12 कर्व, 12 पुलिया दिखाई देंगी। दिल्ली में 20 लाख मीट्रिक टन सिल्ट नालों से निकाली गई 3-4 महीने के अंदर, फरवरी से लेकर के और मई जून तक। इसके कारण से पिछले वर्ष दिल्ली में पानी के भराव का 80% कम था। ये सिर्फ एक उदाहरण दिया है मैंने आपको, ऐसे और कई उदाहरण है। तो ये काम करने वाली सरकार या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वाली सरकार जहां होती है, वहां पर विकास भी बढ़ता है, जनता की भी चिंता होती है और क्षेत्र की भी चिंता होती है। मतलब अगर ये आरोप लगता है आप पर कि सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है, तो आप कहना चाहते हैं रियलिटी नहीं है, परसेप्शन है। ये मैंने बताया ना, आप पंजाब में जाके देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा आपको। सरकार बची है, छोड़ दीजिए उनको। फिलहाल 1 साल तक तो छोड़ा ही है। अच्छा, फिर भी जब हम सड़क पर चलते हैं तो चालान तुरंत कट जाता है। अगर रेड लाइट जंप कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए आप, कोई कानून तोड़ा आपने, तो चालान तुरंत मोबाइल पे आ जाता है। लेकिन सड़क की व्यवस्थाएं अभी सुधरनी बाकी है, और ये आप भी मानते हैं कि अभी काम होना बाकी है। तो ये कोई डेडलाइन है या फिर बस देखते रहें कि धीरे धीरे सब चल रहा है, हो रहा है, होता रहेगा? मतलब चालान काटने के मामले में तो सरकार बहुत तुरंत है, तो विकास भी ऐसे होना चाहिए। देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट। आज हमने देश के अंदर पिछले 12 सालों में हाईवेज की बात करूं तो 90,000 किलोमीटर का नया हाईवे बनाया है। 2014 से पहले ये 92,000 किलोमीटर का हाईवे था, हमने 60,000 उसमें ऐड किया है। और आप चाहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो नया बन रहा है उसको देख लीजिए। अभी हम प्रधानमंत्री जी 14 अप्रैल को जो दिल्ली में अक्षरधाम से शुरू होने वाला दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू करने जा रहे हैं, जो 206 किलोमीटर का है। अभी देहरादून पहुंचने में 5-5.5 घंटे लगते हैं, उसके प्रारंभ होने के बाद 2.5 घंटे लगेंगे। तो एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, ये पूरे देश में सबको प्रत्यक्ष दिखते हैं, जिसके कारण से आप बिहार में जाकर के देखिए। बिहार को गंगा जी, आदरणीय अश्विनी जी यहां बैठे हैं, बिहार से आते हैं। आदरणीय अश्विनी जी इस बात के गवाह भी है, पूरा देश गवाह है कि बिहार के सेंटर से गंगा जी निकलती है। नॉर्थ और साउथ बिहार पहले कभी, आज से 12-15 साल पहले, जब गंगा जी के ऊपर बिहार में 10-12 पुल थे, आज 100 से अधिक पुल हैं। आज वहां पर बिहार में, अकेले बिहार में बात कर रहा हूं मैं, हाईवेज की भी बात नहीं कर रहा हूं। बिहार जैसे प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर का सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जिसमें हाईवेज उसके अलावा हैं। आप बिहार के अंदर की सड़कों को देखिए जाकर के। मैं दिल्ली की भी बात करता हूं, क्योंकि आपने प्रश्न ये 3 बार कर लिया। मैं दिल्ली से सांसद हूं, दिल्ली में जन्मा हूं। दिल्ली में भी अभी आपको एक जानकारी भी देना चाहता हूं कि जो हम पेट्रोल भरवाते हैं, पेट्रोल डीजल में कुछ % सेस कटता है। वो जो आधा % 1% सेस कटता है, वो उस राज्य के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है। और ये दिल्ली का सेस
लगभग 500 करोड़ का दिल्ली की जनता का दिया हुआ पैसा दिल्ली पर लगना था। अच्छी बात नहीं है, लेकिन बताना जरूरी भी है कि 2025 से पहले जिन साहब की यहां सरकार थी, आदरणीय केजरीवाल साहब की, उनको स्वयं नितिन गडकरी जी ने फोन किया कि एक फाइल आपके पास, आपके पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी जी के पास है, उसको साइन कर देंगे तो केंद्र सरकार आपको 500 करोड़ रुपए दिल्ली के अंदर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देने को तैयार है। कोई भेदभाव नहीं किया मोदी जी ने, किसी की भी सरकार हो, उन साहब ने साइन नहीं किया। रेखा जी ने आते ही जब मैंने उनको इसकी जानकारी दी, उन्होंने साइन किया और अप्रैल 25 में ही हमने उसको 802 करोड़ रुपए दिल्ली की इंटरनल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया, जो दिल्ली की जनता का पैसा था। तो ये सोच पे निर्भर करता है जो वहां का नेता है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, कि मुझे अपने राज्य का विकास किस तरफ लेके जाना है और कितनी गति से लेके जाना है। आपने कहा कि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, पर इतनी देर से आप सड़कों की कुंडली ही बता रहे हैं मेरे हिसाब से। नहीं, मैं तो कर्म बता रहा हूं। अब उसको, कर्म को एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं, मैं इस बात का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन ये मैं मानता हूं कि कर्म से भविष्य भी बदलता है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, लेकिन जनता ये क्यों कहती है कि सरकार कोई भी आ जाए? ये आखिरी सवाल है मेरा कि आप, क्योंकि शहर भी आपने चलाया है और आप सरकार का भी अब चेहरा है, सवाल ये है कि नीचे ग्रास रूट लेवल की समस्याएं ऊपर तक क्या नहीं पहुंच पाती है? क्या नहीं, ऐसा जनता को शिकायत क्यों रहती है? ऐसा नहीं है, जनता की शिकायत सिर माथे पर। जनता जो कहती है वो गलत नहीं कहती, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट। जैसे डेली कुछ अमाउंट ऑफ कूड़ा जनरेट होता है और डेली का डेली वो साफ होना चाहिए। एक दिन भी गड़बड़ होगी तो परेशानी होती है। आज दिल्ली के अंदर 3 बड़े कूड़े के पहाड़ हैं। ये राजनीति का विषय रहा 2025 से पहले, अब क्यों नहीं है? अब इसलिए नहीं है कि रेखा जी की सरकार आते ही केंद्र के 3,500 करोड़ रुपए जो केजरीवाल साहब के समय पर उपलब्ध थे केजरीवाल साहब को, इन 3 कूड़े के पहाड़ों को निष्पादन करने के लिए, लेकिन उनकी काम करने की मंशा नहीं थी। रेखा जी ने आते ही उसके ऊपर एजेंसीज लगा करके उस कूड़े को सेग्रीगेट करना प्रारंभ किया और उसमें 3 तरह का वेस्ट निकलता है। एक कंबस्टेबल वेस्ट होता है जो कि जिससे कि बिजली बनती है, कुछ कूड़े के पहाड़ों के साथ साथ ही बिजली बनाने के संयंत्र भी हैं, बनती है। जो बचता है वो जो आसपास की उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की फैक्ट्रीज हैं, उनके फर्नेसेस में चला जाता है जलने के लिए। दूसरा कंस्ट्रक्शनल वेस्ट है, जो बिल्डिंग टूटती है, ईट रोड़ी बदरपुर टूटता है, उस वेस्ट को सेग्रीगेट करके दिल्ली के अंदर 3 CND प्लांट्स हैं। निगम चलाती थी, पहले लगभग बंद से पड़े थे, रेखा जी के आने के बाद वो शुरू हुए, तो वो वेस्ट जो एनर्जी बन रहा है, वो जो कंस्ट्रक्शनल वेस्ट है, उस वेस्ट से दोबारा से रोड़ी बदरपुर और टायल बन रही है जो कि काम में आती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वेस्ट है जो कि इनर्ट वेस्ट कहलाता है। उसमें 90% प्लास्टिक है जो कि 100 साल तक गलेगा नहीं, उसको जलाएंगे तो बहुत भयंकर पॉल्यूशन है। तो हमने, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने 20 लाख मीट्रिक टन का वो इनर्ट वेस्ट जो इन कूड़े के पहाड़ों से निकल रहा है, उसको हमने सड़क बनाने में जहां मिट्टी दबाने की जरूरत है, इसको दबाया है, ताकि वो जो वेस्ट है वो भी यूटिलाइज हो जाए। और दिल्ली के ये 3 कूड़े के पहाड़, मैं ऐसा मानता हूं, विश्वास से कह सकता हूं कि 2027 दिसंबर से पहले आपको एक भी कूड़े का पहाड़ दिल्ली में दिखाई नहीं देगा। मैं जब अपने घर से यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए आ रहा था, प्रदीप भाई का 10 बार फोन आ गया, कहाँ हो? मैंने कहा जाम में हूँ। बोले यार पहला फोन था तब भी जाम में थे, 10वां फोन है तब भी जाम में हो। ये जाम में सब फंस के आ रहे होंगे, मुझे लगता है। कोई ऐसा आपने बिल्कुल वाजिब समस्या उठाई है। ये जाम की कुंडली कब से? मैं दे रहा हूं, उसका जवाब दे रहा हूं, और जवाब नहीं दे रहा हूं, समाधान दे रहा हूं, खाली जवाब नहीं दे रहा हूं। मैंने बताया था कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 360 डिग्री काम हो रहा है, 140 करोड़ जनता का ध्यान रखा जा रहा है। और आपने दिल्ली में जाम की बात की, मैं दिल्ली के डीकंजेशन प्लान के बारे में आपको बताना चाहता हूं। और ये डीकंजेशन प्लान मोदी जी की सरकार का है, इसके ऊपर हम
24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। और जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो 2029 से पहले हम आपको दिल्ली की जनता को देंगे। जैसे 3 बड़ी लाइफलाइन रोड्स हैं दिल्ली के अंदर। आश्रम से बदरपुर की जो रोड है, आज आश्रम से बदरपुर जाना हो तो लगभग 1-1.25 घंटा लगता है। वो हमने नेशनल हाईवेज में वेस्ट की है, मतलब केंद्र सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने उसे अपने अंडर लिया है। दूसरी महरौली गुड़गांव वाली रोड को अपने अंडर लिया है। तीसरा पंजाबी बाग से टीकरी बॉर्डर, जो सबसे बड़ी रोड है और सबसे कंजेस्टेड रोड है, उसको हमने नेशनल हाईवे में वेस्ट किया है। और तीनों रोड्स पर हम सिग्नल फ्री करने जा रहे हैं जहां आवश्यकता है। जैसे आश्रम बदरपुर पर 3 बड़े फ्लाईओवर्स और सिग्नल फ्री करेंगे। सिमिलरली जो महरौली गुड़गावा वाली रोड है उसको सिग्नल फ्री करेंगे, उस पर 4 बड़े फ्लाईओवर्स हैं और 8 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड, हम रोड के ऊपर रोड बनाने जा रहे हैं जो पंजाबी बाग से टीकरी बॉर्डर है। और लगभग सभी रेड लाइट्स को समाप्त करेंगे, 1-2 को छोड़ के, जिसमें मुंडका और टीकरी बॉर्डर तक। ये सब रास्ता जो 1-1.5 घंटे का रास्ता है, 15 मिनट से आधे घंटे में कवर करेंगे। ये मैंने आपको 3 लाइफ लाइन्स बताई हैं। इसके अलावा आप जब गुड़गावा से दिल्ली आते हैं तो शिव मूर्ति पर 1 घंटे का भयंकर जाम। सब लोग, जो आज का युवा दिल्ली से गुड़गावा, गुड़गावा से दिल्ली आता है, वहां पर शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक हम 5 किलोमीटर का टनल बनाने जा रहे हैं 3,500 करोड़ के खर्चे पर, और जिससे कि कोई उसमें सिग्नल भी नहीं होगा। उस टनल से सीधा 10-12 मिनट में जो 1 घंटा लगता है वहां तक हम पहुंचेंगे। इसके अलावा जब हम मयूर विहार नोएडा से डीएनडी क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट साइड पर आपको एक बड़ी एलिवेटेड रोड दिखाई दे रही होगी, जो हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो कि 27 के एंड तक समाप्त होगा, उसको कनेक्ट करने के लिए। और जो यमुना जी क्रॉस करते ही वहां से टेक ऑफ कर रहा है और फरीदाबाद होते हुए, फरीदाबाद से वो सोना जाएगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को टच करेगा। किसी को भी जिनको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जाना है उनको धौला कुआं जाने की आवश्यकता नहीं है, जो ट्रांस यमुना के लोग हैं या सेंट्रल दिल्ली के लोग हैं। सिमिलरली जो अभी आपने देखा होगा एयरपोर्ट के पास से द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2 इतना बड़ा समाधान है एयरपोर्ट आने वाले उन लोगों के लिए भी जो हरियाणा से आते हैं। आज अगर सिंघू बॉर्डर से किसी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना था, पुरानी बात कर रहा हूं, आज से 6 महीना पुरानी, तो उनको मुकरबा चौक, टीरागढ़ी, रोहिणी होते हुए 2 घंटे लगते थे। आज अलीपुर से UER2 पर चढ़ेंगे तो मुश्किल से आधे घंटे में पहुंचेंगे। तो अनवांटेड ट्रैफिक जिसको दिल्ली में आने की आवश्यकता नहीं है वो सीधा वहां पहुंच जाएगा। अब हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे प्रारंभ करने जा रहे हैं जो कि अक्षरधाम से शुरू होगा। अगर हरियाणा वाले किसी साथी को उस एक्सप्रेसवे को लेना है तो अक्षरधाम तक आना पड़ेगा, 1-1.25 घंटा लगता है। उसके लिए भी हमारा योजना है कि हम अलीपुर से ट्रॉनिका सिटी जो दिल्ली देहरादून टच करता है, जहां पर वहां एक 17 किलोमीटर का स्पर बनाने जा रहे हैं, उसका DPR का काम चल रहा है, ताकि उनको अनवांटेडली अक्षरधाम ना आना पड़े। सिमिलरली किसी को देहरादून से आकर के नोएडा जाना है, वो अक्षरधाम से नोएडा जाने की आवश्यकता नहीं है। वहां हम 42 किलोमीटर का एक स्पर तैयार कर रहे हैं जो कि ट्रॉनिका सिटी से गाजियाबाद होता हुआ और नोएडा और ग्रेटर नोएडा जाएगा। ये रेखा जी के कार्यकाल में हो जाएगा ना? 2029 से पहले हो जाएगा। ठीक है। आपके बातों में, आपके आश्वासन से इतने संतुष्ट हो गए महाराज जी, जमीन बैठ के देखिए, इत्मीनान से सुन रहे हैं सब कुछ। मतलब एक यहाँ पर कई गणमान्य एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं, आपने समाधान दिया। एक परेशान व्यक्ति एक एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचा और बोला महाराज जी बहुत परेशान हूं। तो बोले बेटा ये परेशानी 2 से 3 साल रहेगी। बोले फिर ठीक हो जाएगी? बोले नहीं, तेरे को आदत पड़ जाएगी फिर।
तो कम से कम आपने ये नहीं कहा। मैंने पहले ही कि कहा कि 5 मैं सालों में एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। नहीं, यहाँ पर वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, यहाँ तो सब उपाय बताने वाले लोग हैं। लेकिन आपने समाधान दिया, आपने बताया कि ये परेशानी जस की तस नहीं रहेगी, ये परियोजनाएं जमीन पर उतरनी शुरू हो गई। हर्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पधारने के लिए, समय देने के लिए।